हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक। आज की टॉपिक है आपकी पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के बारे में। तो ध्यान से आप समझिएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव हैं? 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव कौन कौन है? पहले है, नंबर 1 पे आता है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। दूसरा आता है आपका नमन कोण। नमन कोण, अथवा इसको नति भी कोण भी कहते हैं, नति कोण। नमन कोण को नति कोण भी कहा जाता है। और तीसरा आता है आपका पृथ्वी के चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं? 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला होता है आपका दिक्पात का कोण, दूसरा होता है आपका नमन कोण या नति कोण, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं दिक्पात के कोण के बारे में। दिक्पात का कोण होता क्या है? ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा देखा जाए दिक्पात का कोण, तो दिक्पात के कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात के कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। फिगर देखें ध्यान से। यहाँ पे देखें, यह आपका चुंबकीय यामोत्तर है OPQR। यह एक चुंबक आप देख रहे हैं। NS एक चुंबक है जो उस अपने मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है। ठीक है, एक यहाँ पे सतह है OPQR, जिसे कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। OPQR यह क्या है? आपका चुंबकीय यामोत्तर। और एक दूसरा है OLMR। OLMR इसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, तो एक हो गया आपका चुंबकीय यामोत्तर, दूसरा हो गया आपका भौगोलिक यामोत्तर। इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, यह कोण अल्फा, इसी को दिक्पात का कोण कहते हैं। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ, ठीक है, डेक्लिनेशन कहा जाता है, दिक्पात का कोण कहा जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, सेंट्रल ग्रेविटी से, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई, ठीक है, यह एक चुंबकीय सुई है NS, इसके गुरुत्व केंद्र से इसको लटका दिया गया है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, इसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं OPQR, यह इस चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है और इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं।
चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर देखें, यहां से दिशा दिखाई गई है भौगोलिक उत्तर। यह आपका क्या है? भौगोलिक उत्तर। किसका है भौगोलिक उत्तर? पृथ्वी का है। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर भौगोलिक यामोत्तर क्या है? OLMR। OLMR क्या है? भौगोलिक यामोत्तर है। और चुंबकीय यामोत्तर क्या है? OPQR। इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण अल्फा दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि यदि किसी स्थान पर, ठीक है, किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से लटका दिया जाए, यदि किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुंबकीय सुई लटका दी जाए, तो उसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल OPQR को क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से किसी स्थान के भौगोलिक उत्तर, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। ठीक है, यह पहला आपको कंफर्म हुआ, दिक्पात का कोण अल्फा होता क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, नमन कोण, या फिर इसको नति कोण कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा से। फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका एंगल है थीटा, जिसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। यह क्या होता है? नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, उसे नमन कोण कहते हैं। देखें आप फिगर, यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटका दिया गया है। यस्यन एक चुंबकीय सुई है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटका दिया गया है। ठीक है, इसके सेंटर से यह इसकी क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा है। जब इसको लटकाते हैं तो यह क्षैतिज दिशा से झुक जाती है। यहाँ देखें, थीटा कोण झुक गई है। कितना कोण झुक गई है? थीटा कोण। क्षैतिज दिशा से थीटा कोण झुक गई है, और यही क्षैतिज दिशा से जो कोण बन रहा है थीटा, इसी को कहते हैं नमन कोण। नमन कोण, एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। कैसे हमें यह मिलेगा नमन कोण, एंगल ऑफ डीप? तो यदि किसी चुंबकीय सुई को, जैसे यहाँ पे चुंबकीय सुई आप देख रहे हैं एसएन, तो यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया जाए? लटका दिया जाए, और ऐसे लटकाया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर तल में क्या हो सके?
ऊपर नीचे घूम सके। तो यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटका दें कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, ठीक है, तो चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर, चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर सुई जो है क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है। चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर सुई क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है, ठीक है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इस प्रकार सुई को जो झुकी हुई है नमन कोण अथवा नमन सुई कहते हैं। इस सुई को क्या कहेंगे? इस प्रकार की सुई को नमन अथवा नति सुई कहते हैं, डीप निडल कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नमन सुई का उत्तरी सिरा नीचे की ओर होता है। जैसे यहां देखें, यह सुई जो है इसका यन जो है नीचे की ओर है। यह क्यों, किधर है? उत्तरी गोलार्ध की यह घटना है जिसमें यन नीचे जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नमन सुई का उत्तरी सिरा नीचे की ओर झुकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन झुकेगा? यस वाला सिरा झुकेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुई का दक्षिणी सिरा नीचे झुकता है। यह फिगर किसके लिए बना है? उत्तरी गोलार्ध का, जिसमें सुई का यन सिरा, उत्तरी सिरा नीचे की ओर झुका है क्षैतिज से। अगर यही जो है चुंबकीय सुई दक्षिणी गोलार्ध पे जाए तो इसका दक्षिण वाला सिरा झुकेगा क्षैतिज से, ठीक है। तो इस अवस्था में सुई की चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामोत्तर से, ठीक है, चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, सुई के चुंबकीय अक्ष यन चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। सुई के चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह जो सुई का चुंबकीय अक्ष आप देख रहे हैं यन, सुई का चुंबकीय अक्ष यन, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है, उसको नमन कोण कहते हैं, जिसके थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज दिशा में होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी तल के लंबवत होगा और चुंबकीय निरक्ष पर जो होगा वह क्षैतिज दिशा में होगा, अर्थात पृथ्वी के समांतर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नॉर्थ और साउथ पोल पे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज दिशा में होता है। इसीलिए चुंबकीय ध्रुवों पर नमन जो है सुई ऊर्ध्वाधर कोण 90 डिग्री और निरक्ष पर क्षैतिज अर्थात नमन कोण थीटा डिग्री हो जाता है। निरक्ष पर सुई क्या हो जाएगी? नमन कोण 0 डिग्री हो जाएगी और ऊर्ध्वाधर पर नमन कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी। यह 90 डिग्री कहां होगी? ध्रुवों पर होगी। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन सुई ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, उस समय नमन कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जबकि निरक्ष पर क्षैतिज हो जाएगी। निरक्ष पर कैसी हो जाएगी? क्षैतिज हो जाएगी और वहां पे नमन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि नमन कोण ध्रुवों पर कितना होता है, तो 90 डिग्री। नमन कोण क्षैतिज निरक्ष पर कितना होता है, तो 0 डिग्री। ठीक है, तो यह था आपका नमन कोण या नति कोण। अब तीसरा हम लोग देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा क्षैतिज घटक, ठीक है, बीएच यह है। यह आप देख रहे हैं एक चुंबकीय सुई है एनएस, यन ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबकीय सुई है जिसको गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर इसको लटका दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बीएच का हमें मान निकालना है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बीई, ठीक है, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बीई, इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं यन सिरा चुंबकीय क्षेत्र, वह पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है बीई। इस बीई को दो भागों में तोड़ दिया गया, एक क्षैतिज घटक बीएच और एक ऊर्ध्वाधर घटक बीभी। यहाँ पे विशेष रूप से बीएच की चर्चा की जाएगी जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि निरक्ष को छोड़कर कहीं भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं होता है। निरक्ष को छोड़कर कहीं पर भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं होता है। केवल क्षैतिज कहाँ होता है, निरक्ष पर। थीटा कहाँ 0 डिग्री कहाँ पर होता है, निरक्ष पर होता है। नमन कोण 0 कहाँ होता है, निरक्ष पर होता है। ठीक है, निरक्ष पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो आप जान रहे हैं कि निरक्ष को छोड़कर और कहीं भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं होता है। ठीक है, अतः किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को दो घटकों में वियोजित करना होगा। ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले, किधर काम करने वाले, चुंबकीय यामोत्तर में। यह चुंबकीय यामोत्तर है पी, ठीक है, ओ पी क्यू आर, चुंबकीय यामोत्तर। इसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई, यह जो है बीई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो ओक्यू दिशा में है बीई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित किया जा सकता है। क्षैतिज घटक ओपी, ऊर्ध्वाधर घटक ओआर। बीई को दो घटक में वियोजित कर सकते हैं, बीएच में और बीभी में। बीएच किसको बता रहा है, ओपी को, और ओ आर क्या बता रहा है, बीभी। यह पृथ्वी के क्षैतिज घटक बीएच है और यह बीभी है ऊर्ध्वाधर घटक, और यह पृथ्वी का घटक है, चुंबकीय क्षेत्र है बीई। ठीक है, तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में काम करने वाले, ठीक है, यह क्या है आपका चुंबकीय यामोत्तर है, ओपी क्यू आर, चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित किया जा सकता है, और जिसे बीएच और बीभी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनमें जो क्षैतिज घटक होता है बीएच, चुंबकीय प्रयोग के दृष्टिकोण से अधिक महत्व रखता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बीएच जो है वह चुंबकीय प्रयोगों के दृष्टिकोण से अधिक महत्व रखता है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि एनएस क्या है,
एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई है। इसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटकाया गया है। एनएस क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एक चुंबकीय सुई है एनएस। ठीक है। अब जो है इसकी अक्ष को गुजरने वाला तल, चुंबकीय सुई एनएस के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल कौन है? ओ पी क्यू आर, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ओ पी क्यू आर क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। और तल जो है ओ एल एम आर, ओ एल एम आर, इसको क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है। ओ एल एम आर क्या है? भौगोलिक यामोत्तर है। और इन दोनों तलों के बीच बनने वाला कोण अल्फा दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है। चुंबकीय सुई का जो अक्ष है ओ क्यू, चुंबकीय सुई का अक्ष क्या है? ओ क्यू, और क्षैतिज दिशा है ओपी, के बीच का कोण थीटा नमन कोण या नति कोण कहलाता है। चुंबकीय सुई का अक्ष ओ क्यू और क्षैतिज दिशा ओपी के बीच का कोण थीटा नमन कोण कहलाता है। ठीक है। अब जो है मान निकालते हैं बीएच का। चुंबकीय सुई का अक्ष जो है ओ क्यू, ठीक है, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय सुई का अक्ष ओ क्यू जो है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई के दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। बीई को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। बीएच और बीवी में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है। चित्र से आप देख रहे हैं कि बीएच का मान क्या होगा और बीवी का मान क्या होगा। जो चित्र से बीएच का मान, थीटा के सामने वाला घटक कास, बीएच का मान क्या होगा? बीई कॉस थीटा, और बीवी का मान क्या होगा? बीई साइन थीटा। ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक बीएच, ठीक है, बीएच, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कौन है? बीई, यह है बीई, जो ओ क्यू है, जो चुंबक का है, यही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बीई। इसका क्षैतिज घटक है बीएच। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बीएच बराबर क्या होगा? बीई कॉस थीटा। ठीक है। बीई को दो भागों में तोड़ दिए, थीटा के सामने वाला कॉस बी एच, ठीक है, बी एच क्या होगा? बीई कॉस थीटा, और बीवी क्या होगा? बीई साइन थीटा। ठीक है। तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक बी भी, बी भी, यह क्या हो जाएगा? बीई साइन थीटा, बीई साइन थीटा। ठीक है। यह क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है, बीई साइन थीटा। अब यह जो हमको क्षैतिज घटक मिला है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके
जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को वर्ग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इधर देखें BH है तो हो जाएगा आपका BH का स्क्वायर वर्ग हो गया, और क्या है BV का स्क्वायर। तो इस पक्ष में BH और BV है, इनको वर्ग कर दिए और जोड़ दिए। अब इस पक्ष में आते हैं, ठीक है, वर्ग करते हैं BE cos थीटा, तो BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वर्ग करके जोड़ भी दिए। अब इसमें BE कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BE कॉमन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर BE कॉमन हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो गया। क्या बचा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर इंटू 1, यह हो जाएगा आपका BE स्क्वायर, BE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, BE, ठीक है, BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ठीक है, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर, तो इधर आके अंडर रूट, BE बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। यह हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE का मान क्या होगा, अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर होगा। ठीक है, यह हो गया आपका। अब यदि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दें तब क्या होगा, ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए किससे भाग देना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से। समीकरण 2 को समीकरण 1, ठीक है, से भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, BV बटा BH। समीकरण 2 क्या है, BV और 1 है BH, और BE साइन थीटा बटे BE कॉस थीटा। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दिए, BE से BE कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स BV बटा BH। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इन ब्रैकेट BV बटा BH। यह आपके दिशा के लिए आ गया सूत्र, थीटा का मान निकालना। थीटा बराबर टेन इनवर्स BV बटे BH। ठीक है, थीटा बराबर टेन इनवर्स BV बटे BH, और BE बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE का मान। अब जो है किसी स्थान पर दिक्पात का कोण अल्फा, किसी स्थान पर दिक्पात का कोण अल्फा, नमन कोण थीटा अगर ज्ञात हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को पूर्णतः निर्धारित कर सकते हैं। अगर दिक्पात का कोण अल्फा, नमन कोण थीटा ज्ञात हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को पूर्णतया निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, और यदि BH और थीटा ज्ञात हो, यदि BH और थीटा ज्ञात हो तो हम
बीई का मान ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज्ञात होना चाहिए? बीएच और थीटा ज्ञात होना चाहिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बीएच का मान और नमन कोण थीटा ज्ञात हो तो हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण जो है अल्फा, थीटा और बीएच किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। अल्फा, थीटा और बीएच जो हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। इसी कारण इन्हें भूचुंबकीय अवयव कहा जाता है। इसीलिए अल्फा, थीटा और बीएच को भूचुंबकीय अवयव कहा जाता है, क्योंकि यह किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। ठीक है, अब जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विचरण जो है बहुत जटिल है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विचरण बहुत जटिल है। दिक्पात और नमन कोण के मान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि किसी एक स्थान पर भी समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलते हैं। समय के साथ बदलते हैं, आप देख रहे हैं। दिक्पात और नमन कोण का मान, अल्फा और थीटा का मान, यह प्लेस के स्थान से स्थान पे बदलते ही हैं, लेकिन समय के साथ साथ भी ये बदलते हैं। यह जटिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विचरण जो है बहुत जटिल होता है। दिक्पात और नमन कोण का मान जो है केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि किसी एक स्थान पर भी समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलते रहते हैं। कोई नियम नहीं होता है, अनियमित रूप से बदलते रहते हैं अल्फा और थीटा का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के बारे में, जिसमें पहला आपने देखा था दिक्पात का कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। फिर आपने देखा था नमन कोण। नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। फिर आपने देखा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बीएच, ठीक है, जिसका मान होता है, कितना होता है, बीई कास थीटा, और बीई बराबर होता है अंडर रूट बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर, और थीटा बराबर होता है tan इनवर्स बीवी बटे बीएच। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।